Hi everyone, welcome to Mentometer by Kalpana Singh. Today we will cover class 8 Geography NCERT और चैप्टर 3 पढ़ेंगे आज, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर थोड़ा लंबा है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, इसीलिए बीच में स्किप मत करिएगा बिकॉज़ ये कॉन्सेप्ट्स हैं और अगर ये कॉन्सेप्ट्स आप बीच में छोड़ोगे तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। सो बेटर है कि आप जब भी वीडियो देखो डबल की स्पीड में देखो, जिससे कि होगा कि अगर वीडियो 20 मिनट की है तो आपको 10 मिनट में कवर करनी है। किताब अपने सामने रखिएगा, जिससे कि जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ वो आपको अच्छे से कवर करनी है, ताकि बिकॉज एनसीईआरटी बेस आपको क्रिएट करने के लिए मैं इसीलिए बोल रही हूँ जो कि फैक्ट होंगे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में फैक्ट नहीं पूछे जाते, बट डायरेक्टली नहीं पूछे जाते। कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना होगा, जो फैक्ट के बेसिस पे आपको जो निगेट करने की टेक्निक है, जो सही आंसर चुनना है आपको, गलत आंसर और सही आंसर में जो फ़र्क करना है या डिफरेंस पता करना है, वो आपको जो बेस आपका स्ट्रांग होगा तो आप इजीली कर पाओगे। इसीलिए अगर आपको जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है, और मेरे चैनल पे जो है बिगनर्स ज़्यादा हैं, और उसके अलावा जो भी कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं जो मोटिवेट हुए हैं मेरी वीडियोस देख के, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आई गॉट मल्टीपल मैसेजेस, ईमेल पे भी आते हैं, और उसके अलावा मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, आई थिंक आई एम बिकमिंग द पार्ट ऑफ दैट मोटिवेशनल एरा, कि हाँ मैं दूसरों को मोटिवेट कर पा रही हूँ जो मेरा इनिशिएटिव है उसकी वजह से, और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। सो मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, जैसे कि यूजुअली दी जाती है। तो कीर्ति वॉज विजिटिंग संकट इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। सो धनबाद में जो है कीर्ति विजिट करती है सुकांत के घर के आसपास, और कीर्ति जो है काफ़ी शॉक हो जाती है बिकॉज जो एरिया था वो ब्लैक था, और वो पूछती है कि ये ब्लैक एरिया क्यों है। तो सुकांत बोलता है कि कोयले की वजह से है। बिकॉज आप कह सकते हो धनबाद जो है, आई थिंक छोटा नागपुर प्लेटू रीजन और जो पूरा झारखंड वाला रीजन है उस रीजन में है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो आयरन ओर है उसकी वजह से जो, और मिनरल की प्रेजेंस की वजह से मिट्टी वहाँ पे ब्लैक कलर की है। तो सुकांत बोलता है, तो कीर्ति कहती है व्हाट आर मिनरल्स। तो सुकांत अब रिप्लाई करता है, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स? सो 4 मिल्क शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्स टुगेदर। तो ये सारी चीज़ें जब मिक्स करके बिस्किट बनाया जाता है, तो इन इंग्रेडिएंट को जब सेपरेट किया जाता है तो उसके जो सारे मिक्सचर को अलग अलग करने पे जो मिनरल सेटलमेंट होता है, मिनरल अलग अलग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको बेसिकली जो रॉकी क्रस्ट होता है उसके थ्रू अलग अलग हो जाते हैं। जो मेन अर्थ के सरफेस पर जो रॉकी क्रस्ट है वहाँ पे जो पाया जाता है, या वहाँ पर बिखरे हुए, या आप कह सकते हैं स्कैटर्ड होते हैं। सो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ अ मिनरल। तो जिसका एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन है उसे मिनरल कहा जाता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी आप कह सकते हो कि एक वन लाइनर में उसको मीनिंग दिया हुआ है, तो वो ही ध्यान रखना है हमें। उसके अलावा मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेसिस। तो एक जगह एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, कहीं पे ज़्यादा कहीं कम होती है। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल पाया जाता है झारखंड में, और कहीं पे है कि नहीं पाया जाता। टोपोग्राफी डिफरेंट डिफरेंट है, कहीं पे फ्लैट प्लेटूज़ हैं, कहीं पे खाई है, तो इस तरीके से दिया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया विच आर नॉट ईजीली एक्सेसिबल, जैसे अंटार्कटिका ओशन और जो आर्कटिक ओशन बेड है वहाँ पे। क्योंकि अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो उसमें अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन आप डाल के देखिएगा यूट्यूब में, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो लाइफ कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा एडवर्स है। मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट अंडर वेरिंग कंडीशंस, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में पाए जाते हैं मिनरल्स। चाहे आप
सपोज जैसे बहुत सारी जो माइंस हैं वो राजस्थान में भी पाई जाती हैं, तो उसी हिसाब से हर तरह के जो जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से पाए जाते हैं। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टी और सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे आप पता कर सकते हो मिनरल्स का जो भी टाइप्स है। सो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स की, बेसिकली मिनरल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। सो अगर मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं, जो फेरस एंड नॉन फेरस होते हैं। सो जो अगर जैसे मिनरल की यहाँ पे डेफिनेट, मेटेलिक मिनरल्स कंटेन्स मेटल इन रॉ फॉर्म, तो जो रॉ फॉर्म में मटेरियल उसमें या फिर कंटेन होते हैं सब्सटेंसेस, तो मेटेलिक होता है और उसके मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, जो अच्छे कंडक्टर होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक होती है, शाइनी होते हैं और चमकदार होते हैं। जैसे कि आप आयरन ओर की बात करती हो, उसके बाद बॉक्साइट है, मैग्नीज है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। जैसे आयरन ओर में आप आयरन निकाल सकते हो। उसके बाद है क्रोमाइट है, और तो क्योंकि जो मेन आयरन ओर्स हैं वो आयरन मेन है, मैग्नीज एंड क्रोमाइट। उसके अलावा अगर फेरस की बात करते हैं, मिनरल्स दैट इज फेरस मिनरल्स, जैसे यहाँ पे दिया हुआ मैग्नीज, क्रोमाइट्स एंड आयरन, इसमें जो भी दोनों में आयरन कंटेन होता है। नॉन फेरस की बात करते हैं तो एक तो ये चमकदार नहीं होते बिल्कुल भी, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने सुना होगा चमकदार से मतलब वैसी फॉर्म में जो डस्टी फॉर्म में होते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, मेन तो इसमें आयरन नहीं पाया जाता, इसे नॉन फेरस कह सकते हो, क्योंकि आयरन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है या फिर लेड है। नॉन मेटेलिक मिनरल की जो कैरेक्टरिस्टिक, डू नॉट कंटेन मेटल्स, जैसे लाइमस्टोन, माइका। नॉन फेरस था जो मैं आपको बता रही थी, और नॉन मेटेलिक में क्या है, जैसे लाइमस्टोन है, माइका, जिप्सम, और उसके अलावा मिनरल्स हैं जैसे मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल है, पेट्रोलियम। सो ये सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम इनको, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। जैसे इसमें टाइप्स दिए हुए हैं माइनिंग वगैरह के लिए। तो माइनिंग है ड्रिलिंग, करिंग, QUARRYING, I usually call it करिंग, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। सो ओपन कास्ट जैसे खोदते चले जाओगे, पूरा एरिया फैलता चला जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग। और शाफ्ट में कि ड्रिल करते चले जाओगे आप, और ड्रिलिंग के बाद उसमें से जो भी मटेरियल निकलता चला जाता है उसमें से आप माइनिंग के थ्रू मटेरियल निकालते चले जाते हो। सो इसमें सबसे पहले प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरीड, जैसे अंदर रॉक के अंदर सरफेस अंदर फंसा हुआ है, बहुत गहराई में है, उसको माइनिंग कहा जाता है। अगर मिनरल्स की बात करते हैं, मिनरल दैट लाइज और शैलो डेप्थ्स आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस। जैसे ऊपर की लेयर में, जैसे बहुत कम गहराई में है तो ऊपर की लेयर को हटाया जाता है, और उसके बाद जब धीरे धीरे वो लेयर हटती चली जाती है, और फिर हमें जो मिनरल्स या जो भी सब्सटेंस हम सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं उसको निकाला जाता है। दैट इज़ कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग। डीप शोर कॉल्ड शाफ्ट, जो अंदर खोद के निकाला जाता है, या अंदर जैसे आप उन्हें बोरवेल को देखा होगा उसी टाइप से जो ड्रिलिंग की जाती है उसके बाद जो निकाला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड शाफ्ट। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को ऑब्टेन करने के लिए, दैट इज़ डीप बोरवेल को यूज़ किया जाता है। डीप बोरवेल के थ्रू हम सर्च करते हैं पेट्रोलियम के लिए और नेचुरल गैस के लिए, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिलिंग। तो ये जो टाइप्स हैं ये आप कॉलम बना सकते हो कि माइनिंग किसे कहते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग क्या है, शाफ्ट क्या है, उसके अलावा ड्रिलिंग क्या है और करिंग क्या है। इसमें करिंग के प्रोसेस में लिखा हुआ है मिनरल दैट लाइज नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज करिंग। जैसे हल्का सा भी आपने डिग आउट किया और उसके बाद आपने जो सब्सटेंस थे आपने वो प्राप्त कर लिए, दैट इज़ कॉल्ड करिंग।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स डिफरेंट है यहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स का ये जो चैप्टर है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन हो गई है, बट जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेटेलिक शेयर्स भी हैं वो डाउन हैं। उसके बाद आरबीआई ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें भी चेंज कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं कि मिनरल के एक्सचेंज में कोल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पे ब्लैकआउट है, लाइट ही नहीं आ रही। बहुत सारी इंडियन रेलवेज़ ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया है लाइट की सप्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि कोल बर्निंग होगा अदरवाइज़। तो ये सारी जो भी है चीज़ें अराइज हो रही हैं। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल की बात करते हैं हम, मिनरल अकर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, जैसे इग्नियस रॉक्स हैं, मैंने आपको मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ाया है, और उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ाया। सबसे ज़्यादा इग्नियस रॉक्स तो हो गई कि जब वॉल्केनो फटता है उसके बाद जितना भी लावा निकलता है, लावा निकलने के बाद जो फॉर्मेशन होता है माउंटेन्स का, और उसमें से जो भी मिनरल्स, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं तो वो मिनरल्स निकलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक के अलावा मेटामॉर्फिक जो है, जब इग्नियस रॉक्स के थोड़ी चीज़ें टूट टूट के थोड़ा सा बिखर के सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, और उसके बाद मेटामॉर्फिक से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्जन होता है सेडिमेंट्री, तो पूरा साइकिल चलता रहता है। तो इसी के हिसाब से मिनरल का प्रेजेंस भी होता है। जनरली अगर मेटेलिक मिनरल्स की बात करते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जनरली प्लेटूज रीजन में होता है, जैसे लार्ज प्लेटू रीजन्स की बात करेंगे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर, निकल एंड डिपॉजिट्स इन ओंटारियो कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में है। आयरन, निकल, क्रोमाइड्स एंड प्लैटिनम इन साउथ अफ्रीका। तो ये सारी जो मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं अलग अलग रीजन में दिए हुए हैं। और उसके अलावा ये एग्जाम्पल जो है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक के हैं। अगर हम सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, दैट इज़ यंग फोल्डेड माउंटेन्स, जो रीजन है उसको सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्मेशन है जनरली उनका बना हुआ। उससे हमें लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कॉकेशियस रीजन ऑफ फ्रांस, और उसके अलावा मैग्नीज डिपोजिशन ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन, फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया एंड सम अदर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मिनरल्स वगैरह मिलते हैं वहाँ से, तो वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उसके अलावा मिनरल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। तो ये सारे जो भी मिनरल फ्यूल्स वगैरह पेट्रोलियम है वो भी सेडिमेंट्री रीजन में या सेडिमेंट्री रॉक्स के अब कह सकते हो कि रिजल्ट से फॉर्म हुए हैं। एशिया में जो मेन रीजन दिया हुआ है, जैसे ये है इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटू, और उसके अलावा झारखंड रीजन है, और कुछ वेस्टर्न घाट्स में एक दो जगह दिए हुए हैं। उसके अलावा बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की, और अफ्रीका में भी हैं काफ़ी कुछ रीजन, ऑस्ट्रेलिया में कुछ रीजन है, उसके अलावा रशिया में है। तो ये सारे अलग अलग रीजन दिए हुए हैं। जब आप वर्ल्ड मैप का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो इससे पता चलेगा, और ये हमें लोकेशन जो है उसमें अच्छे से मेंशन करनी है प्रॉपर प्लेन मैप में अपने हाथ से बना के। यूरोप यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ मेंशन किया हुआ है तो वो भी एक बार देख लेते हैं। चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया में जो है सबसे ज़्यादा टिन का प्रोडक्शन है। चाइना जो है लीड करता है लेड के लिए, एंटीमनी और टंगस्टन के लिए। एशिया में जो सबसे ज़्यादा अगर आप डिपॉजिट की बात करते हो, मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर सबसे ज़्यादा एशिया में प्रोड्यूस होता है या पाया जाता है। यूरोप की बात करते हैं, यूरोप इज़ लीडिंग आयरन ओर प्रोड्यूसर है, और आयरन का प्रोडक्शन होता है यूरोप में सबसे ज़्यादा। उसके अलावा इसमें जो कंट्रीज़ दी हुई हैं, जैसे रशिया जो है आयरन ओर के लिए फेमस है, लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं उसमें भी। अगर आयरन ओर के लिए यूरोप प्रोड्यूस करता है, फिनिश गुड्स की बात हो रही है अगर ये। और अगर बात करते हैं लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर पाया जाता है वो रशिया में है, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस में है। मिनरल डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो दैट इज़ कॉपर, लेड एंड जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन
रशिया। नॉर्थ अमेरिका की बात करें, द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स एंड एप्लेशियन रीजन की बात करते हैं। और उसके अलावा जैसे नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली हम लोकेट कर लेते हैं, कैनेडियन रीजन में जो है ग्रेट लेक्स वाले रीजन है, और एप्लेशियन रीजन में माउंटेन रेंज है। तो उसमें आयरन ओर नंबर 1, आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, सो ये मिनरल पाए जाते हैं। तो इसको हमें अंडरलाइन करके ध्यान रखना है। लीडिंग प्रोड्यूसर कह सकते हो, और ये मिलते हैं। उसके अलावा आर माइंडेड इन कैनेडियन शील्ड में पाए जाते हैं। कोल इन द एप्लेशियन रीजन में है और वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में है। तो ये भी याद रखना है कि एप्लेशियन रीजन में है और उसके अलावा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में है। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर मेटल्स की बात करते हैं। सो दैट वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक एंड सिल्वर के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं यहाँ पे। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे गोल्ड, मेनली गोल्ड, कॉपर, जिंक, लेड एंड सिल्वर, तो ये मेंशन किया हुआ है। तो ये जो है 2 मैप्स हमें ध्यान रखने हैं। जब हम मैप करेंगे तो हमें ये कंप्लीट करना होगा। साउथ अमेरिका की बात करते हैं। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। तो ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। और चाइना और पेरू जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर के। ब्राज़ील एंड बोलीविया अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। तो ये याद रखना है कि ब्राज़ील आयरन ओर के लिए, चाइल और पेरू जो हैं वो कॉपर के लिए, ब्राज़ील एंड बोलीविया हैं वो हैं टिन के लिए। एंड साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टस एंड डायमंड। तो मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कंबोडिया। तो ये 4 कंट्रीज़ भी याद रखनी है हमें मिनरल ऑयल के लिए। उसके अलावा हमें साउथ अमेरिका को याद रखना है ये सारे मेटल्स के लिए। सो आई एम हाईलाइटिंग इट इन अ डिफरेंट कलर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो उसके अलावा यहाँ पे एक टैग दिया हुआ है, उसको देखते हैं। द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड दे date from 4,300 million years ago, only 300 million years after the earth was formed. So ये जो है 300 मिलियन ईयर्स के बाद वाला जो तब से स्टार्टिंग 4,500 साल कह सकती हो, 4,300 मिलियन ईयर्स एगो का जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रीजन में जो भी रॉक्स हैं उसके बारे में है। अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल्स, वो तो हमें मालूम है कि वहाँ पे जो मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, चाहे आप डेजर्ट रीजन में भी कहोगे। और उसके अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डायमंड का प्रोडक्शन है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ज़ायरे प्रोड्यूस करते हैं गोल्ड को सबसे ज़्यादा। और मिनरल जो पाए जाते हैं, कॉपर है, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट मिलते हैं। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। तो अफ्रीका इसीलिए मिनरल रिच एरिया है। और इसीलिए आप कह सकते हो कि जैसे कर्ज देने के बाद चाइना हर जगह अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता है, तो उसी तरीके से अफ्रीका में भी चाइना कोशिश करता है, बिकॉज लेबर सस्ती है, वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। रिच मिनरल रिसोर्सेज तो हैं, बट उसके लिए जो आप कह सकते हो कि माइनिंग के लिए, शाफ्टिंग के लिए, तो ये पैसा भी होना चाहिए ये सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, फिनिश गुड्स के लिए। बिकॉज सिर्फ रॉ मटेरियल से कुछ नहीं होगा। ऐसे तो इंडिया में भी आयरन ओर का रॉ मटेरियल और कोयले का प्रोडक्शन होता है, बट पीट जो कोयला होता है वो सबसे घटिया टाइप का कोयला हमारे यहाँ पाया जाता है। उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का इतना ज़्यादा एमिशन होता है और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। उसके अलावा चाइना से और काफ़ी सारी कंट्री से, इसीलिए इंडिया अच्छी क्वालिटी का कोयले को इंपोर्ट करता है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बिकॉज बहुत ज़्यादा 70% तो वहाँ पे डेजर्ट ही है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन करता है ऑस्ट्रेलिया।
उसके अलावा लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन, निकल। तो ये जो 4 चीज़ें प्रोड्यूस करता है बहुत अच्छे अमाउंट में। और उसके अलावा रिच इन कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज, कलगोरेली एंड कुलगार्डी एरिया जो हैं ऑस्ट्रेलिया के हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। दोनों रीजन में बहुत ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अंटार्कटिका की बात करते हैं। जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, जो कि हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, सिर्फ हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन वो आप कह सकते हो कि छुपा हुआ ख़जाना है और हम उसे यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ अगर वहाँ से आइस शीट्स और ग्लेशियर्स पिघलने लग जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और जो बड़े बड़े पहाड़ थे वहाँ पे वो सब कंटिन्यूसली पिघल रहे हैं या पिघलने शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हो ट्रांसटेंटार्क्टिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अटलांटिका इज फोरकास्टिंग के वहाँ पे आयरन और गोल्ड, सिल्वर और ऑयल के भी रिसोर्सेज हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा उनकी कमर्शियल क्वांटिटी है या फिर बहुत बड़े क्या कह सकते हो कि अमाउंट है उसका। लेकिन बात यह है कि हम इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन अगर नेचुरल रिसोर्सेज का करेंगे तो व्हाट विल बी द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज एंड व्हाट विल गिव टू आवर नेक्स्ट जनरेशन, ये भी एक सोचने वाली बात है। अगर हम मिनरल के यूज़ की बात करते हैं, मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़। जैसे मिनरल विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड, दे आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी, जैसे कॉपर इन अनदर मेटल used in carrying the coins to pipe, silicon used in computer industries in obtained from quartz, aluminum obtained from its ore, bauxite is used in automobiles। और एयरप्लेन्स की बात करते हैं, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज़, बिल्डिंग्स एंड इवन इन द किचन कुकवेयर वगैरह में यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है, जैसे कुकवेयर बनते हैं उसके बाद टेफ्लॉन की जो प्लास्टिक कोटिंग होती है। पहले मुझे लगता था कि वो जो टेफ्लॉन की कोटिंग है वो मतलब कुछ मिनरल्स और कुछ कह सकते हो कि आयरन वगैरह का मिक्सचर होगा, बट वो प्रॉपरली प्लास्टिक होती है। इसीलिए कहा जाता है कि नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उनका हमें यूज़ कम करना चाहिए और अवॉइड करने चाहिए उनके यूज़ को हमें। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो एक बार यूज़ होते हैं तो फिर उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ कन्वर्जन किया जा सकता है, जैसे रिसाइकल और रीयूज़ किया जा सकता है। तो जैसे लेकिन अगर जैसे लोहा ख़राब हो रहा है, जंग खा रहा है, तो फिर उसको रिसाइकल करना पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली जैसे सिल्वर में भी जंग लगता है। नोएडा के रीजन में अगर देखोगे तो सिल्वर के अगर कितनी भी अच्छी क्वालिटी के बर्तन होंगे, 100% चांदी भी होगी, तब भी आपके जो ऑर्नामेंट्स हो चांदी के या फिर बर्तन हो खाने के चांदी के बर्तन, वो सब काले पड़ जाते हैं और उसकी वजह से उनका डिके कंटिन्यूसली होता रहता है। तो हमें कंजर्व करने के लिए एक तो सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए इन सारी चीज़ों को। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मोर स्मॉलर दैन द रेट ऑफ विच द ह्यूमन कंजप्शन दीज मिनरल्स, बिकॉज इतना आसानी से नहीं बनते हैं ये। और अगर कंजम्पशन हम बहुत ज़्यादा करते रहेंगे तो फिर सस्टेनेबिलिटी की तो बात ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज़ अनदर वे टू विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। उसके अलावा रेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे चीज़ें हैं वेस्ट ना करना। आजकल वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसमें भी बहुत सारे मेटल्स यूज़ होते हैं और मिनरल्स यूज़ होते हैं, उनको अच्छे से हमें यूज़ करना चाहिए। यही है सस्टेनेबल यूज़ कह सकते हो और फिर कंजर्वेशन कह सकते हो। उसके अलावा पावर रिसोर्सेज की बात करते हैं। सनी's mother begins her day by switching on the गीज़र, तो गीज़र ऑन करती हैं और उसके बाद जो यूनिफॉर्म वगैरह रेडी करना और
किचन के काम करना, सारी चीज़ें, ब्रेकफास्ट बनाना एंड ऑल, पूरा जो भी एक्टिविटी होती है बच्चे को पूरा रेडी वेडी करके बाहर भेजने तक की, तो सारी चीज़ें जो भी एनर्जी कंजम्पशन होता है पूरे पूरे इस पूरी एक्टिविटी में, उस सारी चीज़ों के बारे में है। एंड उसके बाद जो है with the advent of the science and technology, the lifestyle of the changing very fast। चाहे आप पहले जैसे सिल पे पीसा जाता था, अब मिक्सर हो गया है, आयरन किया जाता था, पहले कोयले की आयरन से प्रेस करते थे, अब जो इलेक्ट्रिक आयरन है, स्टीम आयरन आ गई हैं। उसके अलावा आप जैसे गैस को यूज़ करते हैं, उससे पहले लकड़ी का यूज़ करते थे, बट अब इंडक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये सारा जो है पावर रिसोर्सेज को यूज़ करके हमारी जो लाइफ है काफ़ी ईजी होती जा रही है। पहले नॉर्मल पंखा भी काफ़ी मुश्किल हो जाता था लोगों को अफोर्ड करना, बट अब एसी से नीचे लोग बात ही नहीं करते हैं। और उसके अलावा पूरे घर में फुल सेंट्रलाइज्ड एसी लगा रहे हैं लोग आजकल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इट इज़ चेंजिंग डे बाय डे। कंजर्वेशन ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करते हैं। सो दीज आर द कन्वेंशनल सोर्सेज source of energy are those which have been common use for long time। जैसे फायरवुड है, फॉसिल फ्यूल आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, बट इनको फिर से रीगेन नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये पारंपरिक सोर्सेज हैं और इनको एक बार आप यूज़ कर लोगे तो फिर इनको वापस से नहीं लाया जा सकता, चाहे कोयला हो चाहे पेट्रोलियम हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनका जो यूज़ है हमें सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए। चाहे फायरवुड हो, वाइडली यूज़ फॉर कुकिंग पहले यूज़ में आता था और लकड़ी से चूल्हे वगैरह से बनाया जाता था। फॉसिल फ्यूल में कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, और जो भी नेचुरल गैसेस हैं, तो इनका जो भी सोर्सेज हैं या रिसोर्स है उसका यूज़ हमें सस्टेनेबिलिटी से ही करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो एडवांटेज है इजी ट्रांसपोर्टेशन और टैंकर वगैरह में ले जा सकते हैं। पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो बेस है, बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है इसका बेस। डिसएडवांटेज है डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलिंग एंड गैस लीकेज, pollutants release cause acid rain, और एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट दैट ईजी, इसीलिए यूज़ किया जा रहा है, जो भी इसका एडवांटेज है। नेचुरल गैस का अगर बात करते हैं, पाइपलाइन के थ्रू आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और सप्लाई की जाती है। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल। तो कोल से और आप कह सकते हो कि ऑयल से ज़्यादा इजी है यूज़ करना और क्लीनर है। उसके अलावा चीपर भी है, ऑयल से ज़्यादा चीप है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, जैसे फायरवुड और कोल है। एडवांटेज जो हैं वो इजी एक्सेसिबल है, पहले मिल जाता था, अब तो नहीं कह सकते कि बहुत एक्सेसिबल नहीं है अभी, क्योंकि चीज़ें इतनी आसान नहीं रही, कॉस्टली भी होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। प्रोवाइड एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो क्योंकि लोग जो एफोर्ड नहीं कर पाते गैस या सिलेंडर, क्योंकि अब 1100 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, तो हर कोई एफोर्ड नहीं करता। और जैसे लोग लकड़ियाँ आसपास से जंगल से, और जो खेतों में लकड़ियाँ उगती हैं, जैसे सरसों वगैरह की जो लकड़ियों को लोग जला के और खाना वगैरह बनाते हैं चूल्हे से, तो वो इजी होता है, सस्ता पड़ता है। लेकिन उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड और हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है सिचुएशन। इसका डिसएडवांटेज है कि कलेक्शन टाइम टेकिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बढ़ावा देता है। डिफॉरेस्टेशन भी होता है, जो कि पिक्चर में दिया गया है। जो लेडीज़ हैं जंगल से लकड़ी काट के लाती हैं, अगर उन्हें सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती, और उनको सुखा के फिर जलाती हैं। कोल की बात करते हैं, एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, मतलब कह सकते हो कि गैस से ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, बट स्टिल इट इज़ लाइक गेटिंग रिड्यूस डे बाय डे। एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी है। उसके अलावा पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स है और बल्कि है ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। हाइड्रो पावर की बात करते हैं, एडवांटेजेस काफ़ी हैं, डिसएडवांटेजेस कम है इसके। तो जैसे नॉन पोल्यूटिंग है और प्रमोट्स इरिगेशन और फिशिंग के लिए, सस्ता भी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, तो इजी, क्योंकि एक जगह, जैसे आपने लोहारी गांव का मैंने एक वीडियो बनाया है टिहरी में, तो उसके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जहाँ पे बनते हैं, और उसके अलावा जो भी डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, जिसके लिए मल्टी
स्कीम प्रोजेक्ट्स हैं उनको बनाया जाता है, तो लोकेशन एक जो भी उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, गांव वगैरह उजड़ जाते हैं। तो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हुआ है ये, इसीलिए काफ़ी अलार्मिंग है। तो लोगों को बहुत बुरा लगता है, इमोशनली लोग उस एरिया से अटैच होते हैं। तो एक तो ये रीज़न है। उसके अलावा बात कर सकते हो इनोडेट लो लाइंग रीजन्स हैं, तो इसीलिए प्रॉब्लम होती है। एक्सपेंसिव है, सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। बहुत सारी जो भी स्कीम्स हैं या परियोजनाएं हैं बहुत सालों से पास हैं, बट अभी तक पैसे की वजह से उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है अभी तक। कोयले की बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो हमें इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज़ उसकी वजह से इतनी ट्रेन वगैरह और उसके अलावा लाइट नहीं आ रही है, बहुत जगह ब्लैकआउट हो रहा है। तो काफ़ी कह सकते हो कि इसकी वजह से शॉर्टेज हो रही, कोयले की शॉर्टेज की वजह से प्रॉब्लम राइज़ हो रही है। सो कहते थे पहले कि बहुत इजीली अवेलेबल होता है, बट अब मैं कहूँगी कि इतना इजी भी नहीं रहा, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज़ हो रही है। बिकॉज़ थर्मल पावर के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो है कोयले का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया में, और उसकी वजह से आप कह सकते हो कि उसकी शॉर्टेज हो गई है आजकल, क्योंकि प्रॉपर सप्लाई जो चेन है, बिकॉज़ इंडिया में जो है अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं मिलता है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और यूक्रेन और रशिया के जो भी वॉर की वजह से ये क्राइसिस ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो इंडिया में पीट कोयला होता है वो घटिया क्वालिटी का कोयला होता है, और उससे जो है वाटर जो इन्वायरमेंट है उसका पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, कोल इज़ देयरफॉर रेफर टू एज द बरीड सनशाइन है। और उसके अलावा क्योंकि सबसे एक तो बात कह सकते हो कि हज़ारों साल लगते हैं उसको बनने में, तो जब हम खोदते हैं तो हमें जो कोयले के जो ज़ख़ीरे हैं, या कह सकते हो कि आपको जो प्रॉपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, बट काफ़ी टफ़ हो जाता है उसको भी निकालना, जो कि टफ़ होता जा रहा है। उसके अलावा अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करते हैं, चाइना है, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। तो ये जो हैं ये सारे रीजन हैं अच्छी क्वालिटी के कोल को प्रोड्यूस करने के लिए। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ ऑफ इंडिया, ये भी हमें याद रखने होंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सबसे ज़्यादा रानीगंज झारखंड में है, जारिया, धनबाद, बोकारो सब झारखंड में है, तो ये ध्यान में रखनी है कि ये कहाँ पे हैं पर्टिकुलरली, और इनको लोकेट करेंगे हम। पेट्रोलियम की बात करते हैं, नेचुरल गैस की बात करते हैं। सो आई थिंक 10 मिनट और चलेगी ये क्लास, सो इसको कंटिन्यू करिएगा, बीच में मत छोड़ना, बिकॉज़ कुछ टॉपिक्स हैं बस इसमें, ज़्यादा नहीं, तो उसको कंप्लीट करना है। बिकॉज़ बीच में छोड़ देंगे तो चैप्टर तो तब भी आपको कंप्लीट करना ही है, तो बेटर है कि इसको अच्छे से कंप्लीट करने के बाद ही आप जो ये क्लास को ख़त्म करें। पेट्रोलियम की बात करते हैं तो येलो गोल्ड कहा जाता है सबसे ज़्यादा, या फिर आप ब्लैक गोल्ड कह सकते हो। अगर प्योर फॉर्म में कहोगे तो येलो गोल्ड कहोगे, और अदरवाइज़ तो इम्प्योर फॉर्म में तो फिर ब्लैक गोल्ड, जैसे एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है ब्लैक गोल्ड। सो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं। रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फॉर स्क्वीकिंग बोथ बिगन्स एज द थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम एक थिक ब्लैक लिक्विड की फॉर्म में है, और उसको जब आप कहते हो प्योरीफाई किया जाता है तो बहुत सारे सब्सटेंसेस मिलती हैं, जो कि उसका डिफरेंट यूज़ होता है। सो लेयर की बात करते हैं, रॉक जैसे ड्रिलिंग से मिलता है। ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर और कोस्टल रीजन में भी पाए जाते हैं, जहाँ से पेट्रोल को निकाला जाता है और यूज़ किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक वैक्स, कैरोसिन, पेट्रोलियम और प्लास्टिक, ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह निकाले जाते हैं इसके पूरे जो क्रूड ऑयल के प्रोसेसिंग से। तो यह सारे बेनिफिशियल हैं, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, या फिर काला सोना बोल सकते हो आप, क्योंकि बहुत सारी जो भी आप कह सकते हो कि बहुत सारे जो मिनरल्स वगैरह हैं उससे निकलने से, और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, वो सारा कुछ मिलता है हमें। सो मेन जो कंट्रीज़ हैं कतर, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और
ईरान है। इन सारे रीजन में जो है पेट्रोलियम के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं। उसके अलावा जो और मेजर एरियाज़ हैं जैसे यूएसए, वेनेजुएला, रशिया, अल्जीरिया, तो इन 4 जगहों से भी मिलते हैं। एंड लीडिंग प्रोड्यूसर है इन इंडिया डिगबोई असम में, जो आपने देखा होगा। उसके जो सबसे पहले जो तेल के कुएं खुदे थे। उसके अलावा बॉम्बे हाई मुंबई में, डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स के बीच का जो डेल्टा है वहाँ से भी पेट्रोलियम मिलता है हमें। तो ये सारे रीजन है। नेचुरल गैस के लिए बात करते हैं। नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज़ रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज़ बॉट टू द सरफेस। तो सरफेस पे जब क्रूड ऑयल लेके आया जाता है तो फिर नेचुरल गैस भी उसी के आसपास का आप कह सकते हो कि नेचुरल रिसोर्स पाया जाता है। नेचुरल गैस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स विद डाइवर्स यूसेज। उसके बहुत सारे यूसेज हैं डिफरेंट। और उसके अलावा हीटिंग पर्पस जैसे इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ग्लोबली जैसे यूएसए में मिलता है काफ़ी अच्छे अमाउंट में। रशिया, ईरान, कतर, चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में जो मेजर रीजन है उसके बॉम्बे हाई है, कृष्णा कावेरी बेसिन, और उसके बाद कैम्बे या खंभात बोलते हैं इसको हिंदी में, गल्फ ऑफ कैम्बे, त्रिपुरा और आसाम। ये 4 रीजन हैं इंडिया के लिए। बॉम्बे, कृष्णा कावेरी, आसाम, और कृष्णा कावेरी बेसिन है, कैम्बे है, त्रिपुरा और आसाम में मिलते हैं। शार्प इंक्रीज इन और कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल हैड लीड टू द डिपोजिशन ऑफ द ऑयल रिजर्व्स एट एन अलार्मिंग रेट। और बहुत ही ज़्यादा इनके अमाउंट है जो कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है, इसीलिए बोला जा रहा है कि फॉसिल फ्यूल को कम यूज़ करना चाहिए। हाइडल पावर की बात करते हैं या बिजली बनाने की जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपने देखा होगा कि लोहारी गांव पूरा डूब गया, तो इसीलिए ऊपर भी मेंशन किया गया था कि इससे जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। उसके अलावा काफ़ी कॉस्टली है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसको बनाना और पूरा उसको अच्छे से चलाना। बट स्टिल हमें लाइट की तो ज़रूरत है, और इसमें जो भी चीज़ें हैं सस्टेनेबल यूज़ हमें करना चाहिए। डैम्स बनाए जाते हैं। डैम्स बनाने से जो भी हाइट से जो पानी गिराया जाता है उससे टरबाइन से फिर इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है और इसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कहा जाता है। और वाटर डिस्चार्ज आफ्टर दैट जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज यूज़ फॉर इरीगेशन। तो इरीगेशन में यूज़ कर लिया जाता है उस पानी को। और 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रो पावर से यूज़ की जा रही है। 1/4 इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ल्ड में प्रोड्यूस हो रही है। उसके अलावा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाइडल जो पावर प्रोजेक्ट हैं पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो भाखरा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट कि कौन सी नदी में ये बने हुए हैं या कौन से बेसिन पे हैं। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं, सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी के लिए इंडिया लीड कर रहा है, गुड़गांव में जिसका सेंटर है, तो सोलर अलायंस के लिए दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर, जो कि चल रहा है आजकल। उसके अलावा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में सोलर एनर्जी आ गई। सोलर एनर्जी के विंड एनर्जी है। उसके अलावा सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी का यूज़ है। न्यूक्लियर एनर्जी और बायोजेल, जियोथर्मल एनर्जी है। तो ये इनके यूज़ है। विंड एनर्जी को मेन जो है वो बस देखना है हमें कि कौन कौन सी लोकेशन में, जैसे जर्मनी में है, नीदरलैंड, डेनमार्क, यूएसए, स्पेन, इन सारे रीजन में सबसे ज़्यादा जो विंड एनर्जी का यूज़ हो रहा है। न्यूक्लियर पावर जो है कलपक्कम जैसे नरोरा और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देख लेते हैं। क्योंकि जैसे इसमें कलपक्कम है तमिलनाडु में,
तारापुर महाराष्ट्र है, राणा प्रताप सागर नियर कोटा राजस्थान में, नरौरा इन उत्तर प्रदेश, कायगा इन कर्नाटका। उसके बाद जियो थर्मल एनर्जीज की बात करते हैं। जियो थर्मल एनर्जी में टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइज इसीडेली एज वी गो डीपर, और उसी की वजह से जो है हीट जनरेट होती है एंड यूज पावर जनरेशन में यूज़ किया जाता है उसका। तो उसके बाद टाइडल एनर्जी की बात करते हैं। तो ये कोस्टल लाइन पे टाइडल एनर्जी से जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जाती है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि वो टर्बाइंस घूमती रहती हैं और उसकी वजह से जो जनरेशन होता है। बायोगैस में गोबर गैस का यूज़ किया जाता है। तो ये था प्रॉपर ये चैप्टर, और उसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज़ थी मिनरल। सो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। इसको आप 2 से 3 बार अच्छे से देखिएगा, और खुद से जो भी टिक मार्क हैं कोशिश करना कि हर रीडिंग में आप 5 मिनट रिड्यूस करते जाओ। तो 3-4 रीडिंग में आप इस चैप्टर को मुश्किल से 15 मिनट में बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। सो अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो लोग भी आपके साथ फ़ायदा उठा सकें। अपना एक ग्रुप बनाइए 3-4 लोगों का, उसमें अपनी डिस्कशन करिए। आपने अगर ठान लिया है कि आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस क्रैक करना है तो टिल देन सब्सक्राइब द चैनल टू कनेक्ट विद मी, और अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।